तो स्वागत है एक बार फिर से रिजल्ट देगा पर। जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोग अपने चैनल पर 10th क्लास के जितने भी सब्जेक्ट हैं सबको पारा पारी डील कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा क्लास होने वाला है ये 10वीं क्लास के साइंस का क्वेश्चन डील होने वाला है। इसमें ऐसे प्रश्न हैं, देखिए 10वीं क्लास के ये विज्ञान के प्रश्न होने वाले हैं और वैसे प्रश्न होने वाले हैं जो बार बार पूछे गए हैं। ये हमारा दूसरा सीरीज है। बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे गए एमसीक्यू और बिल्कुल बेसिक से एकदम डीप नॉलेज तक इस क्लास में हम चर्चा करेंगे और हर चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का इसमें आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ये बिल्कुल भी ये हिंदी मीडियम से बाइलिंगुअल होगा और जो आने वाले बिहार बोर्ड के 10th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। बिल्कुल सिंपल में संपूर्ण व्याख्या की जाएगी और सही उत्तर के साथ बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा इसमें, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में अधिक से अधिक अंक लाने में सहायता हो पाए। ये सभी के सभी प्रश्न जो है आने वाले बिहार बोर्ड के 10th क्लास के एग्जाम के 2027 के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। और जैसा कि आप सभी को पहले बता दें कि मेरा नाम है सतीश सर और पिछले 6 से 7 सालों से एक्सपीरियंस है साइंस पढ़ाने का। ठीक है, तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की ओर। ठीक है, देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। यानी कि जो ह्यूमन का हार्ट होता है, जो ह्यूमन का हार्ट होता है, इसमें कितने चैम्बर होते हैं, कितने कक्ष होते हैं। हाउ मेनी चैम्बर आर देयर इन द ह्यूमन हार्ट। 2, 3, 4 या 5। तो देखिए मानव हृदय क्या होता है। मानव हृदय जो होता है, ह्यूमन का जो हार्ट होता है, वो एक पंप की तरह कार्य करता है। ये शरीर में खून को लगातार भेजते रहता है। और हृदय हृदय में कुल कितने चैम्बर होते हैं, तो ये 4 तरह के पूरे चैम्बर कितने होते हैं, 4 होते हैं। इसमें 2 होते हैं, क्या क्या होते हैं जरा कंफर्म बताइएगा। 2 होते हैं आर्ट्रियम और 2 होते हैं वेंट्रिकल। ओके, यानी कि 2 होते हैं निलय और 2 होते हैं आलिंद। तो ह्यूमन हार्ट में पूरा कितने चैम्बर होते हैं, कितने कक्ष होते हैं, तो 4 के 4 कक्ष होते हैं। अब इसे ऐसे समझ लीजिए कि ऊपर का 2 कमरा हो गया और नीचे का 2 कमरा हो गया। तो इस तरह से 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, और ऊपर वाला जो कमरा है वो क्या करता है, वो खून को लेकर और नीचे वाले कमरे में खून को भेजता है। ठीक है, ब्लड को लेकर और नीचे वाला में ये भेजता है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन में क्या दिया, इस पर चलते हैं। 2, मानव देह में 2 कक्ष होते हैं, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन कुछ ऐसी भी जीव हैं जैसे मछली होती है। तो मछली में क्या होती है कि 2 चैम्बर होते हैं, 2 कक्ष होते हैं, लेकिन ये मनुष्य में 2 कक्ष नहीं होते हैं। ठीक है, अगला क्या ऑप्शन दिया हुआ है, 3। मनुष्य में 3 तो नहीं होते हैं, लेकिन मेढक जैसे जीव होते हैं उनमें 3 चैम्बर होता है। 3 चैम्बर किसमें होता है, 3 चैम्बर होता है मेढक में। ओके, और 4 चैम्बर ऑब्वियसली किसमें होता है, तो 4 चैम्बर होता है मनुष्य में। ओके, और 5 चैम्बर वाला कोई हार्ट होता ही नहीं। कोई भी ऐसा हार्ट, कोई भी ऐसा हृदय नहीं होता है जिसमें 5 के 5 चैम्बर होते हैं। ठीक है, अब देखिए हृदय का वर्क क्या होता है। हृदय जो है दिन रात बिना रुके हुए काम करता है। एक तरह से समझ लीजिए कि हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए ये एक मोटर का काम करता है। जो मोटर चलता है ना, मोटर का काम करता है ह्यूमन ह्यूमन के लिए, यानी कि मानव के लिए। ठीक है, उसमें हृदय का जो बायां भाग है वो शुद्ध रक्त को भेजता है। हृदय का जो बायां भाग है, बायां जो भाग है वो क्या करता है, वो बिल्कुल ही प्योर ब्लड जो होगा ना, जो शुद्ध रक्त होगा, प्योर ब्लड को भेजने का काम करता है। ओके, और वहीं दायां भाग क्या करता है, देखिए एक और चीज समझ लीजिए, हृदय का जो बायां भाग है वो शुद्ध रक्त को पूरे बॉडी में भेजता है। ठीक है, और उसमें भी देखिए जो ऑक्सीजन वाला जो ब्लड होता है वो पूरे बॉडी में जाता है, यानी कि ब्लड के साथ ऑक्सीजन का सर्कुलेट किया आता है। और जो दायां भाग है, जो दायां भाग है ये क्या करता है, चुप्तो भाग इसमें होते हैं, तो दायां वाला भाग क्या करता है, तो दायां वाला भाग जो है ब्लड को प्यूरिफाई करता है, यानी कि ब्लड को साफ करने के लिए भेजता है। ये ब्लड को साफ करने के लिए भेजता है, ब्लड साफ करने के लिए भेजता है। ठीक है, और हार्ट का आकार कितना होता है, लगभग एक व्यक्ति के मुट्ठी के आकार का
हार्ट होता है। और हार्ट का पल्स कितना होता है, धड़कन कितना होता है, तो 72 बार प्रति मिनट हमारा हृदय जो है वो धड़क जाता है। 1 मिनट में 72 बार हमारा हृदय धड़क जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? देखिए, विद्युत धारा को हम आई से इंडिकेट करते हैं। ओके, और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? इसका एसआई मात्रक होता है एम्पीयर। ओके, वहीं देखिए वोल्ट लिखा हुआ है, तो वोल्ट किसका एसआई मात्रक है? तो वोल्ट जो है वो विभव का एसआई मात्रक है, या फिर और कह सकते हैं विभवांतर का एसआई मात्रक है। और किसका एसआई मात्रक है? तो और विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक है। विभा बल कहा जाता है इसको, विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक है। ठीक है, एम्पियर, तो ये राइट आंसर होगा। एम्पियर जो है विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। और ओम किसका एसआई मात्रक है? तो ओम एसआई मात्रक है किसका? प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। ओके, वाट किसका एसआई मात्रक है? तो वाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, यानी कि शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। देखिए, अब विद्युत धारा कहते किसे? जब किसी इलेक्ट्रिक वायर में कोई तार, ऐसा तार हो, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन बहता है, तो किसी तार में इलेक्ट्रॉनों की जो बहता है ना, इलेक्ट्रॉनों के बहाव को ही बोलते हैं हम लोग विद्युत धारा। विद्युत धारा, यानी कि तारों में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों को ही कहा जाता है विद्युत धारा। ठीक है, जिस तरह से पाइप में पानी बहता है, उसी तरह से तार में, यानी कि विद्युत सुचालक तार में इलेक्ट्रॉन बहता है। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं आगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। इलेक्ट्रिक करंट को कैसे इंडिकेट करते हैं? तो आई से। प्रतिरोध की बात करें तो प्रतिरोध को इंडिकेशन होता है क्या? सूचित कैसे करते हैं? आर से। विद्युत शक्ति यानी कि पावर है पी से। और विभव, विभवांतर, विद्युद्वाहक बल, विद्युद्वाहक बल को हम लोग ईएमएफ कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है। और विभव, विभवांतर को हम लोग भी से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, ये ऐसा यूनिट जो है अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए विद्युत धारा हमारे बॉडी के लिए खतरनाक होते हैं, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जितने भी होते हैं, जितने भी विद्युत से संबंधित परिपथ होते हैं, सब में हम लगा देते हैं फ्यूज। और क्यों फ्यूज लगाते हैं भाई? क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉनों का जब फ्लो होगा, विद्युत धारा का जब प्रवाह होगा, तो फ्यूज लगाने से अचानक से अगर विद्युत धारा बढ़ जाता है, तो परिपथ को बर्बाद होने से, जलने से, ब्लास्ट होने से, विस्फोट होने से रोक लेगा। तो इसलिए हम लोग लगा देते हैं फ्यूज। और फ्यूज क्या होता है कि जब अचानक से विद्युत धारा का प्रवाह बढ़ जाता है, तो फ्यूज गल जाता है, इसका गलनांक कम होता है। ठीक है, ये गल जाएगा तो आगे आने वाले आगे जो परिपथ जो चल रहा होगा उसको सुरक्षित कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, आज का तीसरा प्रश्न है, प्रकाश का परावर्तन किस सतह पर सबसे ज्यादा होता है? प्रकाश का परावर्तन, तो परावर्तन तो आप सभी को पता होगा कि परावर्तन का नियम इस तरह से हम लोग पढ़ते थे। परावर्तन, ये एक सरफेस हो गया, यानी एक चिकना सरफेस हो गया, एक दर्पण हो गया, और इस पर एक प्रकाश की किरण इस तरह से आई, और प्रकाश की किरण आकर ऐसे लौट गई। तो जो प्रकाश की किरण दर्पण पर पड़ती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। परावर्तित। और टकराने के बाद जो लौट जाती है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है आपतित किरण। इसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और जिस बिंदु पर ये टकराती है, इस बिंदु को कहा जाता है आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं इसको? आपतन बिंदु। और इस आपतन बिंदु पर एक सीधा लंब खींचा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल, यानी कि अभिलंब। अभिलंब। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन जो है किस सतह पर ज्यादा अच्छे से काम करता है? तो प्रकाश का परावर्तन जो है वो चिकनी सतह पर काम करता है, बिल्कुल ही चिकनी सतह पर काम करेगा, स्मूथ सरफेस पर काम करता है। देखिए, एक बात और समझ लीजिए जो कि बहुत बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली जिस सतह से ये टकरा कर प्रकाश की किरणें लौट गई, ठीक है, ये समतल सतह होती है, चिकनी सतह होती है। और जिस सतह से टकरा कर लौट गई, तो यही जो घटना होता है प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यहाँ जो लिखा हुआ है कि प्रकाश का परावर्तन, तो यही घटना कहलाता है प्रकाश का परावर्तन।
अब अगर बात करें हम रफ सरफेस की, तो रफ सरफेस पर प्रकाश जो है पड़ता है जब है, तो प्रकाश को इधर उधर फैला देता है, तो परावर्तन अच्छे से नहीं हो पाता है। अगली ऑप्शन क्या क्या होगा, काली सतह। तो ये काली सतह पर क्या होता है, प्रकाश ऑब्जर्व कर लेती है और उसको प्रकाश अवशोषित कर लेगी। तो फिर सीधी सी बात है, जब प्रकाश उसको अवशोषित कर लेगी तो प्रकाश का परावर्तन नहीं हो पाएगा। और अगला रहा कि लकड़ी, तो लकड़ी देखिए रिफ्लेक्टर है नहीं, लकड़ी से प्रकाश का परावर्तन कभी होता नहीं है। ठीक है, तो हमको यहाँ क्या क्या सीखने को मिला। पहला चीज कि आपतन, आपतित किरण और लौटे आएगी, टकराएगी और चला जाएगा। आपतित किरण बनकर बीच में अविलंब होगा, बीच वाला जो पॉइंट होगा इसको बोलेंगे हम आपतन बिंदु। और एक और चीज, आप परावर्तित किरण और अविलंब के बीच ये कोण बनता है, ये हमेशा ही अविलंब और आपतित किरण के बीच के कोण के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा ही बराबर होता है। आपतन कोण हमेशा ही बराबर होता है परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण के। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, एग्जामिनेशन में बार बार ये पूछा जा चुका है। ठीक है, अब देखिए स्मूथ सरफेस जब होगा, जब चिकनी सरफेस होगी तभी क्लियर इमेज बनेगा। इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, बिल्कुल शांत पानी, जब शांत पानी रहता है तो वो भी क्या होता है, स्मूथ सरफेस नहीं होता है। ये भी एग्जामिनेशन में आ जाता है। बिल्कुल एक जब काम वाटर होगा, शांत पानी होगी, तो वहां भी प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा, तो वहां पर भी क्या होता है, इमेज बन जाता है। लेकिन रफ सरफेस पर कभी भी इमेज नहीं बनता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए एक दो और प्रश्न इससे संबंधित आते हैं कि पेरिस्कोप, क्या पेरिस्कोप की बात हो रही है, पेरिस्कोप, पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। या फिर एक और आता है पेरिस्कोप के साथ साथ टेलीस्कोप, ये दोनों का दोनों जो है प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर ही काम करते हैं। ये दोनों का दोनों प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर ही काम करते हैं। बहुत बार पूछा गया है, इसलिए मस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए। ओके, ठीक है, बढ़ते हैं आज के अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पौधों में भोजन बनाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है। देखिए पौधे भोजन बनाते हैं, पौधे सजीव होते हैं, जीव होते हैं, तो भोजन की आवश्यकता तो होगी ही। ठीक है, और पौधे पौधे आप लोगों ने पढ़ा होगा, पौधे जो है अपना भोजन जो है वो खुद बना लेते हैं। ये सूर्य का प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर भोजन बना लेते हैं, यानी कि इसको चाहिए सनलाइट, इसको चाहिए सनलाइट, और क्या चाहिए, पानी चाहिए, जल चाहिए, और क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। और ये तीनों का तीनों मिलाकर पौधे क्या बना लेते हैं, भोजन, भोजन। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को सूर्य का प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड ये सब मिलाकर जब भोजन बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, फोटोसिंथेसिस। अब देखिए ऑप्शन में क्या लिखा है, रेस्पिरेशन। देखिए रेस्पिरेशन क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है, श्वसन बोलते हैं उसको हम लोग। डाइजेशन क्या होते हैं, भोजन को पचाने के लिए डाइजेशन का उपयोग करते हैं हम लोग। और ट्रांसपीरेशन क्या होता है, तो पौधों से, देखिए जब पौधों से जब वाष्प निकलता है ना तो उसको ट्रांसपीरेशन कहा जाता है। ठीक है, तो पौधे भोजन कैसे बनाते हैं, पौधे भोजन बना, पौधों को भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या होती है, ये प्रकाश संश्लेषण, ये प्रक्रिया कहलाती है। और इसमें देखिए क्लोरोफिल बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्लोरोफिल इसमें बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्लोरोफिल के कारण ही पौधों की पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा होता है। क्यों हरा होता है, क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिएगा, फोटोसिंथेसिस के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का होना बेहद जरूरी है। अगर सनलाइट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी। ठीक है, और पौधे क्या एमिट करते, पौधे जो है वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड उनके लिए जरूरी है, यहाँ हमने पढ़ा भोजन बनाने के लिए जरूरी है। और जो ऑक्सीजन छोड़ेंगे वो ऑक्सीजन हम लोगों के लिए जरूरी है। ठीक है, और पौधे अपना जो भोजन बनाते हैं कहाँ बनाते हैं, पत्ती में बनाते हैं।
पौधे भोजन अपना कहाँ बनाते हैं, जैसे हम लोग के घरों में किचन में भोजन बनाते हैं, वैसे ही पौधे जो है अपने पत्तियों के सहायता से भोजन बनाते हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें एक इक्वेशन काम में आता है कि 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O, ये जब दोनों मिलता है किसकी मौजूदगी में, सनलाइट यानी प्रकाश की मौजूदगी में और क्लोरोफिल की मौजूदगी में, तो फिर क्या होता है, बन जाता है C6H12O6 प्लस 6O2। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, समझिएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये दोनों मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलते हैं किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कह लीजिए, या क्लोरोफिल उसमें होना चाहिए, तब क्या बनते हैं C6। देखिए C6 बनेगा, H12 बनेगा और O6 बनेगा। ये क्या हो जाता है, ये हो गया ग्लूकोज, जो पौधों की एनर्जी के लिए जरूरी है, और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड वो छोड़ते हैं। कौन, पौधे की बात हो रही है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन अम्ल है, इनमें से कौन सा अम्ल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिड। तो देखिए अम्ल, अभी एक हम लोग बार बार पढ़ते हैं पीएच मान के बारे में, पीएच वैल्यू के बारे में। तो पीएच मान को जो डिफाइन किया गया वो 0 से लेकर 14 के बीच में डिफाइन किया गया, और इसके बीच में जो 7 होता है ये उदासीन पीएच मान होता है। 7 जो होता है ये उदासीन, बिल्कुल ही न्यूट्रल होता है 7 पर। 7 से जो कम होगा उसको हम लोग बोलेंगे अम्ल, और जब पीएच मान का वैल्यू 7 से ज्यादा होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्षार, और जब 7 पर होगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो अब अम्ल की बात कर रहे हैं, तो अम्ल का पीएच मान 7 से ऑलवेज कम होता है। पीएच मान का एक लिमिटेशन कहा था, 0 से लेकर 14 के बीच में ही पीएच वैल्यू को हम लोग इंडिकेट करते हैं। तो अब अम्ल की बात कही, देखिए अम्ल एक ऐसा पदार्थ होता है ना जिनका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद ऑलवेज कैसा होता है, अम्ल का स्वाद ऑलवेज होता है खट्टा। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। और साथ ही साथ इसका एक और इम्पोर्टेंट, इसका एक विशेषता है कि ये ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। अगर ब्लू, नीले लिटमस को, अगर कोई क्या कर देता है, नीले लिटमस को ये क्या कर देगा, लाल कर देगा। अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है, तो ऑप्शन में आते हैं, अम्ल कौन सा है, NaOH। देखिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, यह अम्ल नहीं बल्कि क्या है, एक क्षार है। अगला HCl, देखिए HCl हाइड्रोक्लोरिक ये अम्ल है, और यही अम्ल हमारे पेट में पाया जाता है। ये हमारे पेट में HCl यही अम्ल पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। CaO, ये क्या है, एक बेसिक ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है। ये क्या है, एक बेसिक ऑक्साइड है, ये अम्ल और क्षार भी नहीं है ये। KOH, ये क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड क्या होता है, क्षार होता है, ये भी क्या है, एक प्रकार का क्षार होता है। ठीक है, अब अम्ल की बात करें, देखिए जैसे हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं नींबू को, नींबू स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। इसका अर्थ है कि इसमें एसिड होगा। तो जरा आप बताइए कि नींबू में कौन सा एसिड होता है, तो नींबू में होता है साइट्रिक एसिड। नींबू में क्या होता है, साइट्रिक एसिड। ओके, और अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जितने भी अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। ओके, और वहीं अगर क्षार की बात करें तो क्षार उल्टा कर देते हैं। जो क्षार होते हैं, क्षार बिल्कुल जो उल्टा प्रॉपर्टी रखते हैं, वो क्या करते हैं, तो क्षार जो है वो रेड लिटमस पत्र को वो क्या कर देते हैं, ब्लू कर देंगे, यानी कि नीला कर देंगे। ये जस्ट उल्टा कर देते हैं। एसिड का पीएच वैल्यू होता है 7 से कम। ओके, और जहां बात रहा HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो ये हमारे खाना को पचाने में, यानी कि स्टोमच में, पेट में जो है डाइजेशन करने में मदद करते हैं। लेकिन ज्यादा हो जाएगा, अगर यही अम्ल हो जाएगा तो एसिडिटी हो जाती है। अगर ज्यादा HCl हो जाएगा हमारे पेट में तो एसिडिटी हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अवतल दर्पण किस कार्य में उपयोग होता है। देखिए अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसके अंदर की सतह मुड़ी होती है, अंदर की सतह मुड़ी होती है, इस तरह से अंदर की सतह मुड़ी होती है। ओके, और ये प्रकाश की किरणों को एक जगह पर इकट्ठा कर देता है। अब देखिए इस तरह से मुड़ा होगा अंदर का सतह, और इस पर जब प्रकाश पड़ेगा तो सब ले जाकर एक जगह पर स्टोर कर देगा, इकट्ठा कर देगा। ठीक है,
तो क्वेश्चन क्यों आते हैं, अवतल दर्पण किस कार्य में उपयोग में होता है, रियर व्यू मिरर। देखिए इसमें जो है उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, इसमें क्या किसका उपयोग होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। टर्च बिल्कुल भी नहीं, टर्च क्या करता है, टर्च सर्च लाइट होता है ना, टर्च से प्रकाश निकलता है, ये तो प्रकाशीय यंत्र हो गया। विंडो ग्लास बिल्कुल भी नहीं, ग्लास शीशा हो गया। आगे बात करें तो चश्मे में उपयोग होता है, कौन सा उत्तर सही होगा, अवतल दर्पण का उपयोग। हाँ देखिए यहाँ टॉर्च जो ऑप्शन है ना, ये प्रकाशीय यंत्र है, उसके ऊपरी सिरा पर हम लोग लगा देते हैं कनकेव मिरर। क्यों लगा देते हैं, ताकि फोकस कर दे एक जगह पर, ताकि फैलाए नहीं प्रकाश को, ताकि एक जगह पर फोकस करेगा, हम किसी वस्तु को सर्च कर पाएंगे। तो टॉर्च आपका इसमें क्या होगा, सही उत्तर होगा। ठीक है, अब कनकेव मिरर जो होता है, यानी कि अवतल दर्पण जो होता है, इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, यानी कि आवर्धित दर्पण भी कहा जाता है। ये क्या करता है, ये सभी किरणों को एक पॉइंट पर फोकस कर देता है, और इसका फोकस हमेशा ही कैसा होता है, इसका फोकस हमेशा ही वास्तविक होता है, इसका फोकस ऑलवेज कैसा होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, और सेविंग मिरर में भी इसी का उपयोग करते हैं हम लोग। जितने भी आप जाइएगा नाई के दुकान पे, तो वहां पे शेविंग जो मिरर होता है, ये हम लोग इसी का उपयोग करते हैं शेविंग मिरर में भी। और क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें चीजें बड़ी बड़ी दिखाई देती है, एकदम क्लियर कट दिखाई देगा। इसके साथ डेंटिस्ट जो होते हैं, डेंटिस्ट जो दांत के डॉक्टर होते हैं, वो लोग भी इसका उपयोग करते हैं कि दांतों का जो बड़ा इमेज देखने के लिए, कि दांत में अगर मान लीजिए कीड़ा लगा हुआ है, कोई समस्या है, तो उसको डिटेल देखने के लिए, एनालिसिस करने के लिए भी अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। और साथ ही साथ हेडलाइट में और टॉर्च में सबसे ज्यादा उपयोग इसी का होता है, यानी कि टॉर्च में और साथ ही साथ हेडलाइट में भी इसका उपयोग होता है। और ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि काफी बार पूछा जा चुका है हेडलाइट में, और क्या बताएं, टॉर्च में, हेडलाइट में और साथ टॉर्च में हम लोग इसी का उपयोग करते हैं, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, गुणसूत्र क्या होता है, शरीर की कोशिकाओं में पाया जाने वाला धागी नुमा स्ट्रक्चर होता है गुणसूत्र। इन्हीं से हमारी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन इन्हीं में रहती है। ठीक है, इन्हीं में हमारी जितने भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है इसी में रहती है। और गुणसूत्र जो है वो ऑलवेज कहाँ पाया जाता है, डीएनए के अंदर पाया जाता है गुणसूत्र, डीएनए के अंदर पाया जाता है गुणसूत्र। और मनुष्य में टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं, 46, यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। और अगर कभी कभी यही पूछ देता है कितना जोड़ा, कितना पेयर होता है, तो जोड़ा की हम बात करेंगे, जोड़ा में टोटल 23 जोड़ा गुणसूत्र होते हैं। ओके, ऑप्शन की ओर बढ़े, 23 ने अगर जोड़ा पूछा तब 23 होगा, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। 46 राइट आंसर है आपका, 44 भी गलत है और 48 भी गलत है। ठीक है, अब एक कुछ और जीव ऐसे हो सकते हैं जिसमें 48 या कुछ और भी हो, लेकिन मनुष्य में नहीं होता, मनुष्य में 46 ही होता है। तो ये क्रोमोसोम जो होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, सेल के सेंटर में, जो कोशिका के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। अगर ये कोशिका है जिसके सेंटर में केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, और इसी में पाए जाते हैं गुणसूत्र। ठीक है, और टोटल गुणसूत्र कितना होते हैं, 23 पेयर होते हैं। 23 पेयर में भी 22 पेयर जो गुणसूत्र होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, यानी 22 पेयर गुणसूत्र नॉर्मल होते हैं। और एक पेयर एक ऐसा गुणसूत्र होता है, एक पेयर जिसमें सेक्स क्रोमोसोम होते, लिंग क्रोमोसोम होते, और यही निर्धारित करते हैं लिंग को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। 8वें क्वेश्चन नंबर की ओर, ओम का नियम किससे संबंधित है, ओम का नियम किससे संबंधित है, तो ओम का नियम प्रकाश से नहीं संबंधित है, साउंड से भी नहीं, और इलेक्ट्रिसिटी से, यानी कि विद्युत से संबंधित होता है ओम का नियम। ठीक है, और ओम के नियम से वहां पर हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ओम के नियम से ही एक फॉर्मूला मिलता है, B=IR। ओम का जो नियम होता है ये प्रतिरोध के बारे में, यानी कि आर के बारे में, प्रतिरोध के बारे में बताता है ओम का नियम। ठीक है, और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम ही तो होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जल का रासायनिक सूत्र क्या है, जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। जल का रासायनिक सूत्र दो तत्वों से मिलकर बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसमें हाइड्रोजन के कितने एटम होते हैं, 2 एटम होते हैं, और ऑक्सीजन के कितने एटम होते हैं, 1 होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और चीज समझ लीजिए,
जो वाटर होता है यानी कि जो पानी होता है ना, उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है, यानी कि कई पदार्थों को अपने आप में ये घोल लेता है। ठीक है। और बात साथ ही साथ बात करें अगर शुद्ध जल की, बिल्कुल जो प्योर वाटर होता है, इसमें कोई रंग नहीं होता है, कोई गंध नहीं होता है। ठीक है। और हमारे ह्यूमन बॉडी की बात करें तो 70% मानव शरीर कहा जाता है ना कि जल से ही मिलकर बना है। 70% ह्यूमन बॉडी जो है वो जल से ही मिलकर बना होता है। ठीक है। और बर्फ की बात करें तो जल का ही जो है वो एक हार्ड फॉर्म होता है जल। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये आपका डीएनए का फुल फॉर्म होता है। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन से। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन से बना होता है। देखिए, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर एक पतला तार होता है जिसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं। इसमें करंट फ्लो होता है तो यह बहुत गर्म होकर चमकने लगता है। ये बात पता है किसकी हो रही है? जो पुराने समय में इस तरह का जो बल्ब हुआ करता था ना, ये उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें इस तरह का फिलामेंट होता था, इस तरह के पतला फिलामेंट होता था, तो ये गर्म होकर चमकने लगता था। तो ये बना होता था किससे? टंगस्टन से। और बात करें कॉपर की, तो कॉपर देखिए एक अच्छा कंडक्टर है लेकिन जल्दी पिघल सकता है। एल्यूमिनियम की बात करें तो बल्ब फिलामेंट के लिए एल्यूमिनियम भी सुटेबल नहीं होता है, ना कॉपर सुटेबल होता है। टंगस्टन सबसे सही उत्तर होगा। और आयरन की बात करें तो आयरन बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो ये भी गलत ऑप्शन होगा। ठीक है। अब देखिए, टंगस्टन की अगर हम बात करें तो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट जो गलनांक होता है बहुत ज्यादा हाई होता है, जल्दी गलता नहीं है, पूरा हीट हो जाएगा, हीट होकर चमकने लगेगा और उसी से रोशनी पूरे रूम में फैल जाती है। ठीक है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट यानी कि इसका जो गलनांक होता है, टंगस्टन का गलनांक बहुत ज्यादा हाई होता है, ये बहुत उच्च होता है गलनांक। और कितना होता है? तो कहा जाए लगभग 3400 डिग्री होता है। ठीक है। और अगर वही बात करें हम लोग, बल्ब के अंदर एक गैस भरा रहता है, इसको हम लोग इनर्ट गैस, अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस कहते हैं या नोबल गैस कहते हैं। तो बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? तो बल्ब के अंदर में जो है वो आर्गन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन गैस भरी जाती है। आर्गन गैस बल्ब के अंदर। और आर्गन गैस ही क्यों भरी जाती है? क्योंकि निष्क्रिय गैस होती है, किसी से रिएक्शन नहीं करती है। ठीक है। ये किसी से रिएक्शन नहीं करती है। तो फिलामेंट को जो है हमेशा ही हम लोग या तो वैक्यूम में रख देंगे या तो गैस के अंदर रखेंगे ताकि जल्दी जले नहीं। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब को सबसे पहले इसके बारे में डिफाइन करने वाले कौन थे? तो नाम सुने ही होंगे आप लोग, थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में बात हो रही है। ठीक है। चलिए, तो अब हालांकि इस बल्ब का जमाना नहीं रहा, अब तो हम लोग एलईडी का यूज अधिकतर कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है ज्यादा एनर्जी को बचा लेता है, एनर्जी सेविंग करता है। ये इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है उसको बहुत कम कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? देखिए, सबसे सही उत्तर होगा इसका लीवर नहीं होगा, बिल्कुल सबसे सही उत्तर क्या होगा? स्किन होगा। त्वचा जो है, स्किन जो है, हमारे शरीर को ढक कर सुरक्षा देता है और ये सबसे बड़ा अंग है, पूरे बॉडी को ढक के रखता है स्किन ना। और यही स्किन हमको क्या करता है कि ठंडी से भी बचाता है, गर्मी से भी बचाता है, चोट से भी बचाता है। सबसे बड़ा अंग हमारे बॉडी का क्या हो गया? स्किन हो गया। ओके। अब अगर लीवर की बात करें, देखिए ये पूरे शरीर का जो है सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन हो सकता है। ये जो है ना, ये आंतरिक ऑर्गन, आंतरिक अंग हो सकता है, लेकिन ये सबसे बड़ा अंग ये नहीं है, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल ऑर्गन बोलते हैं। ये बड़ा इंटरनल ऑर्गन है, इंटरनल ऑर्गन है ये। ठीक है। ओके। अगर हार्ट की बात करें तो ये क्या करता है? ब्लड पंप करने की काम करता है, ये काम में आता है, ब्लड को पंप करता है। किडनी की बात करें तो किडनी क्या करता है? ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। ठीक है। इसके जो है हमारे बॉडी को सुरक्षा के लिए होता है। स्किन से ही जो है ना पसीना निकलती है, शरीर की गंदगी धीरे धीरे निकलती है, बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल रहता है। जब क्या होगा, अंदर से स्वेटिंग होगी ना, तो बॉडी का टेम्परेचर जो है क्या होगा? कंट्रोल होगा। फिंगरप्रिंट भी जो है स्क्रीन पर ही बनते हैं, हर व्यक्ति का फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है। ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा धातु है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटल?
धातु कौन सा? सल्फर नहीं भाई, ऑक्सीजन नहीं, आयरन, बिल्कुल आयरन जो है धातु है, कार्बन की धातु नहीं है। देखिए धातु एक ऐसे पदार्थ होते हैं ना, मेटल एक ऐसा मटेरियल होता है जो चमकदार होता है और साथ ही साथ बिजली और ऊष्मा का अच्छा चालक भी होता है। आयरन यानी कि लोहा क्या होता है? एक मेटल होता है, धातु होता है। अगर बात वहीं करें हम सल्फर की, तो सल्फर क्या है? सल्फर जो है अधातु है, नॉन मेटल है। सल्फर क्या होता है? अधातु होता है, नॉन मेटल होता है, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन भी अधातु है, ऑक्सीजन तो गैस है ना, सभी को पता ही है ऑक्सीजन क्या है, वो गैस है। फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है इसका? O2। और कार्बन की बात करें तो कार्बन नॉन मेटल होता है। कार्बन के दो अप्रूप होते हैं, जिसमें ग्रेफाइट वाला जो होता है ना, ग्रेफाइट कहा जाता है कि विद्युत का सुचालक है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से ठीक किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए हम लोग कनकेव लेंस का उपयोग करते हैं, यानी कि अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। अवतल लेंस का उपयोग करते हैं कि यहाँ पर एक ट्रिक बता देते हैं आप लोग। एक होता है दूर दृष्टि दोष और एक होता है निकट दृष्टि दोष। जब दूर दृष्टि दोष होगा तो उत्तल का उपयोग करेंगे और जब निकट दृष्टि दोष होगा तो अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। अगर 2 अक्षर का नाम होगा तो 3 अक्षर का लेंस लगेगा, 3 अक्षर का नाम होगा तो 4 अक्षर का लेंस लगेगा। और निकट दृष्टि दोष होता क्या है? तो देखिए इसमें वस्तु को, पास की वस्तु क्लियर दिखती है। अगर निकट है तो निकट क्लियर दिख रहा है और दूर वाला क्लियर नहीं दिखता है, धुंधला दिखता है। अगर दूर दृष्टि की बात करें तो दूर वाला जो है एकदम क्लियर दिखता है, साफ साफ दिखता है, और जो पास वाला है वो क्लियर नहीं दिखता है, वो धुंधला दिखता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हरित लवक में कौन सा वर्णक पाया जाता है? हरित लवक में कौन सा वर्णक पाया जाता है? देखिए हरित लवक में जो है क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है और पौधों की ये कोशिकाओं में पाया जाता है। इसमें क्लोरोफिल नाम का हरा पिगमेंट होता है और यही पौधों को हरा रंग देता है। जो क्लोरोफिल जो है ना, यही पौधों को हरा रंग, अभी तो हम लोगों ने पढ़ा पौधों के पत्तियां हरा होती है किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण ही होती है, ठीक है। और ये जो है प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो हम लोगों ने जस्ट ही पढ़ा कि सूर्य, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपस्थिति में पौधे बना लेंगे भोजन, अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा। और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। इसके साथ ही साथ अभी हम लोगों ने पढ़ा 6CO2 प्लस 6H2O यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल। और इसमें जो है ये रिएक्शन होगा, इसमें बीच में चाहिए सूर्य का प्रकाश या क्लोरोफिल चाहिए, प्रकाश चाहिए, या फिर चाहिए क्लोरोफिल। क्लोरोफिल तो क्या बन जाता है? ग्लूकोज C6H12O6। ये क्या बन जाता है? ग्लूकोज बन जाता है। प्लस प्लस में 6O2, ये फिर बाहर निकल जाता है ऑक्सीजन। अब समीकरण मिला लीजिए, यहाँ पे क्या था? 6 कार्बन था, ठीक है, 6 कार्बन हो गया। 6 दूना 12 यानी कि 12 ऑक्सीजन था, तो 6 ऑक्सीजन यहाँ पर और 6 दूना 12 यहाँ पर और 6 यहाँ भी ऑक्सीजन है, ठीक है। और हाइड्रोजन आपका 12 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सोडियम का रासायनिक संकेत क्या होता है? व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम? सोडियम का रासायनिक संकेत क्या होता है? तो सोडियम का रासायनिक संकेत क्या होता है? Na, ठीक है। सोडियम क्या बहुत रिएक्टिव होता है, बहुत ही ज्यादा एक्टिव होता है सोडियम। सोडियम का एक्चुअली होता क्या है ना कि सोडियम के परमाणु संख्या होता है 11 और सोडियम चाहता है स्टेबल होना, और स्टेबल होने के लिए चाहिए होता है 10। ये क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन किसी और को देने के लिए तत्पर रहता है, और ये देता किसको? तो मैक्सिमम किस में बातें आती हैं किसकी? क्लोरीन की। तो क्लोरीन के पास देखिए, क्लोरीन के पास होता है 17, 72 कक्ष में 17 इलेक्ट्रॉन, और इसको चाहिए होता है 18, इसको चाहिए होता है 18। तो इसका एक ले लेता है और ये लेता है 18, ये स्टेबल हो गया, ये स्टेबल हो गया, और ये दोनों एक साथ क्या बना दिए? NaCl यानी कि नमक बना दिए, सोडियम क्लोराइड बना दिए। तो ये सोडियम इतना ज्यादा एक्टिव होता है कि सोडियम को अगर फ्रीली छोड़ दिया जाए तो ये आत्महत्या कर लेते हैं, यानी कि ये आग आग लग जाता है इसमें। इसीलिए कहा जाता है कि सोडियम जो है एक ऐसा धातु है ना, इसको केरोसिन में ऑलवेज रखा जाता है, नहीं तो फिर इसमें आग लग जाएगा, ठीक है। तो SO, ये देखिए SO जो है किसी भी केमिकल का कोई सिंबल नहीं होता है। S है, बिल्कुल S किसका होता है? सल्फर। S पर क्या होता है? सल्फर होता है इसका।
सल्फर होता है। और एन क्या है, तो एन नाइट्रोजन, एन क्या है, नाइट्रोजन होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पानी में, अगर पानी के साथ रख दीजिएगा ना तो ये तुरंत रिएक्शन करेगा, इसलिए इसको हम केरोसिन में रखते हैं सोडियम को। और सोडियम शरीर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये हमारे मसल को और नर्व में ये क्या करता है, मदद करता है। और नमक आपको पता ही है कि नमक का फार्मूला होता है NaCl, ठीक है। और इस एक और बात समझ लीजिए कि सोडियम जो है ग्रुप 1 का मेटल है, जिसको अल्कली मेटल दिखाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल बोलते हैं, अल्कली मेटल बोलते हैं सोडियम को। ये क्या है, ग्रुप 1 का सोडियम जो है वो ग्रुप 1 का अल्कली मेटल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन जो है वो बल का ऐसा मात्रक है, वाट जो है वो शक्ति का ऐसा मात्रक है, वोल्ट जो है वो किसका मात्रक है, विभव का ऐसा मात्रक है। और जूल ये क्या किसका मात्रक है, ये ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है। अब ऊर्जा यानी कि कार्य करने की क्षमता, किसी वस्तु को चलाने के लिए या उठाने के लिए या फिर गर्म करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उसी एनर्जी की बात हो रही है, ठीक है। और ये जो जूल आप अभी पढ़ रहे हैं कि ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल है, ये एक्चुअली जो है ना प्रिस्कॉट जूल वैज्ञानिक का नाम था, उन्हीं के सम्मान में हम लोग जो है ये जूल नाम रख दिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, देखिए जल का परिवहन जो है किसके द्वारा होता है, देखिए पौधों में जल का परिवहन और भोजन का परिवहन, दो प्रश्न आता है। तो जल का परिवहन और भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग अच्छे से समझते हैं। देखिए ये है हमारा प्यारा सा पौधा, इसकी जड़ में जैसे ही हम पानी डालेंगे, जड़ में पानी डालते हैं तो ये पानी ऊपर की ओर जाएगा और पूरे भाग में फैल जाएगा, तो इसी की बात हो रही है कि जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो जल का परिवहन होता है जाइलम के द्वारा, जाइलम के द्वारा। और भोजन का परिवहन, तो भोजन कहाँ बनेगा, पत्ती में भोजन बनेगा। और इस बने हुए भोजन को ऊपर भी और नीचे भी चारों तरफ लेके जाने का काम कौन करेगा, फ्लोएम, कौन करेगा, फ्लोएम। जल का परिवहन ऑलवेज ऊपर की ओर होगा, लेकिन जब फ्लोएम जो है ना भोजन का परिवहन ऊपर और नीचे दोनों की ओर करता है, तो जाइलम इसका आपका उत्तर होगा सही। फ्लोएम क्या करता है, भोजन का परिवहन करने के काम में आता है, ठीक है। चलिए और कोई दिक्कत हो तो बताते रहिएगा, कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा। अगर कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करेंगे, कैसा क्लास लगा वो बताएंगे, तो हमको भी आगे पढ़ाने में मजा आएगा। और आप लोगों के लिए जो है लगातार फ्री क्लासेस यूट्यूब पर चलेगा, बिल्कुल भी फ्री क्लासेस यूट्यूब पर चलेगा। नेक्स्ट, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, ऊर्जा जो है वो जूल का एसआई मात्रक होता है, वोल्ट जो है वो विभव का एसआई मात्रक होता है, वाट जो है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। वाट जो है क्या होता है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। शक्ति मतलब वही काम करने का शक्ति है ना, काम करने का शक्ति। इलेक्ट्रिक पावर ये बताती है कि कोई डिवाइस कितना तेजी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उपयोग कर रहा है, यानी कि वो विद्युत ऊर्जा का उपयोग करके कितना तेजी से काम कर रहा है, तो काम करने का वही जो है काम करने का शक्ति होता है, ये पावर। सही उत्तर क्या हो गया, वाट। और बढ़ते हैं आज के अपने लास्ट अंतिम प्रश्न की ओर कि सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का स्रोत क्या है। देखिए सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, यानी कि सूर्य से जो हमें एनर्जी मिलती है वो एक्चुअली आती कहाँ से है। क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि सूर्य के अंदर बहुत हाई टेम्परेचर पर हाइड्रोजन एटम आपस में मिलते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन। इस प्रक्रिया में बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी निकलती है। और एक्चुअली कहा जाए तो सूर्य की एनर्जी का सही सोर्स यही न्यूक्लियर फिजन ही होता है। ओके, शून्य। और एक और बात है, सूर्य जो होता है, सन जो होता है ना, उसको हम लोग स्टार यानी कि तारा की श्रेणी में रखते हैं। सूर्य क्या है, एक तारा है। और हाइड्रोजन का जो फ्यूजन होता है इसी से बनता है हीलियम, और इसी में एनर्जी निकलती है, ठीक है। सोलर एनर्जी जो है एक रीन्यूएबल एनर्जी है, ये खत्म नहीं होती है जल्दी, यानी कि सूर्य को हम लोग, सूर्य की एनर्जी को ऐसा मानते हैं कि ये एनर्जी लगभग खत्म नहीं होती है। और पृथ्वी पर लगभग सारी एनर्जी का मेन सोर्स जो है ना, यानी कि जितनी भी एनर्जी है पृथ्वी पर, सबका जो मेन सोर्स है वो मेन सोर्स सूर्य ही है। मेन सोर्स है सभी एनर्जी का, वो क्या है, वो सूर्य ही है, ठीक है।
तो आज का क्लास इतना ही, जो भी कंटिन्यू करते हैं हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। और अगर आप लोग को हमारा लेक्चर अच्छा लगता हो, क्लास अच्छा लगता हो, तो कमेंट सेक्शन में एक हार्ट जरूर दीजिए। और हमारे चैनल, चूंकि आप सभी को पता है कि हमारा जो चैनल है रिजल्ट देगा, ये बिल्कुल नया आप स्टार्टअप है आप सभी के लिए। तो आप सभी लोग इस हमारे चैनल रिजल्ट देगा को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। प्रतिदिन आप लोग के सभी सब्जेक्ट के लिए लाइव क्लासेस यहाँ पर आती रहेंगी, और आने वाले सभी एग्जामिनेशन जो भी आपका एग्जामिनेशन होने वाला है 10th क्लास का, उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है आपको यहाँ मिलती रहेगी, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें, कमेंट जरूर करें। अगर कोई और समस्या हो, कोई और किसी भी स्पेशल टॉपिक पर आप लोग वीडियो चाहते हो, तो हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।